हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। आशा करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और पढ़ रहे होंगे। ये अपनी इंडियन हिस्ट्री की क्लास सेकंड है। क्लास फर्स्ट में हमने देखो कुतुबुद्दीन उसके मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के बारे में देखा था, जो तुर्क आक्रमण के बारे में थे कि जो तुर्क आक्रांता थे जो भारत में आए थे उनके बारे में बात की थी कि कौन जो महमूद गजनवी था और कौन मोहम्मद गौरी था। उनके बारे में अपन पूरी बात पृथ्वीराज की, जयचंद की सारी बातें अपन कर चुके थे, हर एक राजा के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा, आप पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। ओके, अब आज क्या शुरू करना है? आज हमें शुरू करना है कौन सा वंश से? आज हमें गुलाम डायनेस्टी शुरू करनी है। कौन सी डायनेस्टी? आज हमें गुलाम डायनेस्टी शुरू करनी है। ओके, गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में चलते हैं अपन। दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश पर चलेंगे अपन? दिल्ली सल्तनत में अपन चलेंगे कौन से वंश पे? गुलाम वंश पे। ओके, बिल्कुल, इनके बिना तो काम पूरा होता ही नहीं कभी, विघ्नहर्ता। चलिए करते हैं शुरू। फिर हेडिंग लगाइए दिल्ली सल्तनत। कौन सी सल्तनत? दिल्ली डायनेस्टी। दिल्ली डायनेस्टी या फिर दिल्ली सल्तनत। ध्यान से देखिए, दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत थी ना, दिल्ली सल्तनत, उस दिल्ली सल्तनत में आपके 5 वंश हुए थे। कितने वंश हुए थे? दिल्ली सल्तनत में आपके 5 वंश हुए थे। उन 5 वंशों का आपको क्रम ध्यान रखना है। ओके, कि पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आया, एक एक वंश का आपको क्रम ध्यान रखना है। तो हेडिंग दिल्ली सल्तनत लगा लीजिए। और अब एक ट्रिक लिखिए छोटी सी, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो ही नहीं उससे। सबसे पहला देखो, लिखो ट्रिक, गुल खिला तो शायद लोदी मिले। गुल मीन्स गुलाम वंश, खिला मीन्स खिलजी, इनका डायरेक्ट क्रम है। इसके बाद ये खिलजी आया। तो मीन्स तुगलक, शायद मीन्स सैयद, और लोदी मीन्स लोदी। तो पहले आया गुलाम वंश, फिर आया खिलजी वंश, फिर आया तुगलक वंश, फिर आया सैयद वंश, और फिर आया लोदी वंश। ओके, बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई तो अब चलते हैं अपन किसके बारे में? अब बात करते हैं अपन दिल्ली सल्तनत की, इन वंशों के बारे में। ठीक है, तो पहली हेडिंग आप लगाइए गुलाम वंश। देखिए यहाँ से गुलाम, टॉप टू बॉटम लिख लें आप लोग। गुलाम के आगे लिखिए 1206 से 1290 AD। 1206 से 1290 AD। देखिए PDF में इसलिए नहीं लेके आया ताकि आपको ऐसे जल्दी ज़्यादा हो सके। PDF छोटे छोटे से टुकड़ों में बनाने, बोर्ड बनाने में बहुत टाइम लगता है। इतना टाइम मैं आपको यहाँ दूंगा ना क्लास में तो सही रहेगा। ओके, गुलाम हो गया। गुलाम के बाद खिलजी। आपको लिखने से मतलब लिखना था ही ना, अब लिख दे साथ। खिलजी वंश कब से कब तक? 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। ठीक है, इसके कोष्टक मिल दो सबसे कम समय तक। PDF चाहिए तो आपको वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पे मिल जाएगी पूरी PDF, आप वहाँ से देख के ले सकते हैं। पहले गुलाम 1206 से 1290, खिलजी 1290 से 1320, मात्र 31 साल। उसके बाद तुगलक आया 1320 से लेकर के 1414 तक। 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी चल रही है सब में, AD चल रही है। ओके, इसके कोष्टक में सर्वाधिक समय तक। गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414। खिलजी वंश सबसे कम समय तक। खिलजी में सिंपल सी बात है, एक ही था इम्पोर्टेंट, अलाउद्दीन खिलजी, और उस इंसान को पूरा इतिहास जानता है, इतिहास क्या पूरा वर्तमान जानता है उसको। ओके, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश।
3 हो गए। पहले बोर्ड यूज़ में ले लेते हैं, अगर काम में आते हैं तो फिर अपन दोबारा इस पर आ जाएंगे। ओके, करते हैं शुरू, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं किसके बारे में, ये हो गया ना 3। अब चौथा लिखो, 4 नंबर। 4 नंबर लिखिए आप, सैयद। सैयद वंश। सैयद वंश कब से कब तक? 1414 से लेकर के 1451 तक। 51 51 है यहाँ पे, 1414 से लेकर 1451 तक। ओके, और अंतिम बसता है लोधी। अंतिम कौन सा बसता है? लोधी वंश। कब से कब तक? 1451 से लेकर के 1451 से लेकर के 1526 तक। और 1526 में कौन सा आ गया? फिर आपके आ गए मुग़ल। तब से आपका फिर मुग़ल काल शुरू हो जाएगा। ओके, बाबर ने आक्रमण कर दिया था इब्राहिम लोधी पर, वहाँ पे फिर आप बाद में मुग़ल आ गए थे। क्या लिखा है देखिए, पहले कौन सा वंश? पहले कौन सा वंश? गुलाम वंश। 1206 से 1290। खिलजी वंश सबसे कम समय तक 1290 से 1300। तुगलक वंश सर्वाधिक समय से 1320 से 1414 तक। सैयद वंश 1414 से 1451 तक। और लोधी वंश अंतिम था ये दिल्ली सल्तनत का। ये आपके 5 वंश यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ओके, पाँचों के पाँचों वंश आपने लिख लिया हो तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए। अब 1 नंबर हेडिंग लगा लीजिए उसमें, गुलाम वंश। अब सबसे पहला वंश कौन सा आएगा? अब अपन बात करें गुलाम वंश की बात करें। किसकी? गुलाम वंश की। किसकी बात करेंगे? गुलाम वंश की। ओके, चलिए अब देखिए ध्यान से, गुलाम वंश के बारे में चलते हैं। तो गुलाम वंश 1290 से लेकर, आपको स्टार लगा के लिख लीजिए, गुलाम वंश 1290 से 1296। देखो, गुलाम वंश से पहले आपको पीछे के इतिहास से जोड़ता हूँ थोड़ा। गोरी आया था, गोरी, और गोरी का क्या था? गुलाम। तो मोहम्मद गोरी था ना, मोहम्मद गोरी के जो गुलाम छोड़ गया था, मोहम्मद गोरी अपना एक गुलाम छोड़ कर गया था। उस गुलामों ने उसने क्या किया? उस गुलाम के कारण किसको कहा जाता है? इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। ओके, तो आप अब देखिए नोट्स बने, एक मैप के माध्यम से ऐसे बनाना है। देखो कैसे, ऐसे एक मैप बनना चाहिए आपका, ऐसे पूरा एक, मतलब जैसे एक राजा ना, ऐसे एक राजा का पूरा पूरा ऐसे मैप बनना चाहिए। ठीक है ना? तो जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे मैप बनाते चलिए। ये लगाइए गुलाम वंश। गुलाम वंश ऊपर आपने लगा ली 1209 से 1206 से लेकर 1290 तक। गुलाम वंश को अपन दूसरा नाम कहते हैं अपन मामलूक वंश। मामलूक डायनेस्टी नाम सुना है? मामलूक वंश, गुलाम वंश या मामलूक वंश। ओके, चलिए अब देखते हैं। गुलाम हो गया आपका, मामलूक डायनेस्टी की बात हो गई। ध्यान से देखिए इस चीज़ को, किसको? कि गुलाम वंश के, अब इस गुलाम या मामलूक वंश के संस्थापक की बात करते हैं अपन। इसका संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये पहले ऐसे कैसे लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है? इसका संस्थापक है। किसका? गुलाम वंश का। ओके, अब अपने को किस पे चलना है? अब चलना है किस पे? कुतुबुद्दीन ऐबक पर चलना है। किस पे चलना है अपने को? कुतुबुद्दीन ऐबक पर। तो चलिए शुरू करते हैं अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। चलिए अब हेडिंग लगा लीजिए आप, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक लगाना कहाँ है? आपका जो पेज है ना, इस पेज के बीच में लिख लीजिए, या फिर ऊपर एक साइड कोने पे यहाँ लिख लीजिए, या तो यहाँ लिख लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे, या फिर आप इस यहाँ लीजिए, पेज के बीच में यहाँ लिख लीजिए। वो आप पे डिपेंड करता है कैसे लिखोगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये लो। ऐबक के बारे में बात करते हैं तो इसने सबसे पहले कब से कब तक? 1206 से लेकर के, एक बार बताऊंगा, हिस्ट्री को ऐसे समझा दूंगा कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1206 से लेकर के 1210 AD के बीच में या ईस्वी के बीच में क्या बना? ये राजा बना। कब से कब तक? 1206 से लेकर के और 1210 के बीच में। बात क्लियर? इसका देखो, ये निसापुर का अफगान था। क्या नाम था? निसापुर के अफगान था एक। ध्यान से दिलिए, इसकी कहानी बताता हूँ। निसापुर का जो कहाँ पड़ता है? अफगान में पड़ता है। अफगान डायनेस्टी थी ना, अफगानिस्तान, वहाँ पे अफगान में, वहाँ पर एक राजा था। क्या नाम था उसका? काजी। वहाँ पर एक काजी था, काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल।
काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ काकी, काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ काकी, ये पूरा नाम था, काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ काकी। इससे कौन खरीद करके लाया? इससे खरीद करके इसको इससे ख़रीदा, और इस कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़रीदा किसने? निसापुर से। इस काजी, जो काजी था निसापुर में, काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ काकी ने इसको ख़रीदा, और इसको खरीद कर किसको सौंप दिया? इस कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया, गोरी को। किसको सौंप दिया? गोरी के पास छोड़ दिया। ओके, इसकी पहले इस कुतुबुद्दीन ऐबक की पुरानी कहानी बता रहा हूँ, इसकी दास्तां सुनाता हूँ, है ना। वो सुना आपने कि मैं आज आप लोगों को मेरी और कामिनी की मोहब्बत की दास्तां सुनाता हूँ, क्या उम्र थी, क्या जमा था मेरे को। लेकिन यहाँ कामिनी नहीं है, अपने यहाँ क्या, यहाँ कौन है? यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन खरीद कर लाया? काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ काकी खरीद कर किसके पास छोड़ा? गोरी के पास छोड़ा। अब इस कुतुबुद्दीन ऐबक को गोरी के पास छोड़ दिया। अब इस गोरी ने क्या किया? इस गोरी ने इसको बनाया, कहाँ का प्रधान बनाया? गोरी ने इसको बनाया घुड़साला का प्रमुख, घुड़साला प्रमुख बनाया। किसने बनाया? गोरी ने। और घुड़साला प्रमुख को क्या कहते हैं? अमीर ए अखूर, अमीर ए अखूर। घुड़साला प्रमुख किसने बनाया? गोरी ने। ध्यान से समझिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़रीद के कौन लाया? निसापुर अफ़गान से, वहाँ से काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ काकी के से जो खरीद कर किसके पास छोड़ दिया? गोरी के पास छोड़ दिया। और गोरी ने इसको क्या बना दिया? इसको अपने अमीर ए अखूर यानी घुड़साला का क्या बना दिया? प्रमुख। इसका नाम कैसा रहो? खुर। खुर किसके होते हैं? खुर घोड़ों के होते हैं ना। खुर मतलब जो पैरों के नाखून होते हैं उसको बोलते हैं खुर। जो पशुओं के पैरों के नाखून होते हैं उसको बोलते हैं खुर। तो खुर किसके होते हैं? घोड़ों के होते हैं। तो अब घुड़साला का प्रमुख इसको बना दिया। ओके, ये काम तो किसने किया? ये काम तो किया गोरी के समय की बात। अभी तक कुतुबुद्दीन शुरू नहीं हुआ, ये गोरी के समय की बात है। कि मतलब कुतुबुद्दीन था कौन, उसका इतिहास जाना है हमने कि कुतुबुद्दीन कौन था। एक गुलाम था, वहाँ से उसको लेकर आए तो उसको गोरी के पास छोड़ दिया, और गोरी ने उसका बनाया, इसको घुड़साला का प्रमुख बना दिया। अब बात करते हैं अपन कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी? अब हेडिंग लगानी है आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक। मतलब हेडिंग क्या? मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक चल रहा है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इसका अन्य नाम की बात करेंगे। कैसे नाम की? अन्य नाम। तो इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है कुरान खां। क्या नाम है इसका अन्य? इसका उपनाम या अन्य नाम है कुरान खां, कुरान खां। ओके, कुरान खां, कुरान खां। और इसको क्या कहते हैं? ये गुलाम वंश एंड दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। ये कौन था? गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत का क्या था? ये संस्थापक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इज़ दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? इसके अलावा इसके कुरान खां के इसके अलावा इसके और नाम थे। कौन थे? कुरान खां इसका नाम था। अमीर ए अखूर था, वो आपको बता दिया मैंने, अमीर ए अखूर। अमीर ए अखूर के साथ इसको लाख बख्श भी कहते थे। क्या कहते हैं इसको? लाख बख्श। इसको क्या कहते हैं? लाख बख्श। इसको मलिक भी कहते थे। क्या कहते हैं? मलिक भी कहते थे। यानी इसके नाम क्या कहते हैं? कुरान खां, गुलाम, जो आपका गुलाम और दिल्ली वंश जो सल्तनत का संस्थापक, अमीर अखूर, लाख बख्श और मलिक। इसके अलावा एक नाम और था हातिम। हातिम देखा कभी नाटक? हातिम वहाँ था ना? हाँ जी, जैस्मीन वाला। हाँ, तो हातिम भी इसको कहते हैं। किसके नाम है सारे? ये नाम है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के। क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम भी कहते थे, मलिक भी कहते थे, गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था ये, अमीर अखूर इसको उपाधि मिली क्योंकि घुड़साला का प्रमुख था, और लाख बख्श इसका अन्य नाम था। क्लियर? बात समझ में आ गई? उसके बाद इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने देखिए आप ऐसे बनाते चलिए, एक्स्ट्रा जो भी डिटेल आएंगे बहुत सारा भी लिखवाना बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो आप लोग बस बनाते चलिए नीचे से नीचे। ऐसे देखिए यहाँ पे आपने कुतुबुद्दीन ऐबक लिखा, उसके बाद यूँ एरो लगाते हुए ऐसे चलती ऐसे, फिर मतलब इधर लिख लिया, साइड में यहाँ लिख लिया, यहाँ लिख लिया, ऐसे लिख लिया। तो पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अपने को पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी इससे। ठीक है ना? अब कुतुबुद्दीन ऐबक की इतनी बातें क्लियर होगी।
इतनी बातें क्लियर होगी तो ठीक है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी, कुतुबुद्दीन कोई राजा बनेगा अपनी राजधानी बनाएगा, इसने राजधानी बनाया लाहौर को। किसको? लाहौर, जो वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में। तो इसने उस लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। क्लियर? ठीक है। इसने देखो, इसने एक काम क्या किया, इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। सुल्तान की उपाधि नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि खुद को गुलाम मानता था कि मैं गोरी का गुलाम हूँ, तो इसलिए मैं सुल्तान की उपाधि नहीं लूँगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली और सिक्के नहीं चलाए। किसके? खुद के सिक्के नहीं चलाए। ना तो इसने क्या ली, ना तो इसने जो उपाधि ली और ना ही इसने अपने सिक्के चलाए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि भी नहीं ली और इसने अपने सिक्के भी नहीं चलाए। ठीक है, बात ये भी समझ में आ गई। उसके बाद अब चलते हैं इस पे। कुतुबुद्दीन लाख बख्श गुलाम वंश का संस्थापक, लाहौर जो राजधानी थी इसकी, लाहौर बोल दिया, हाँ लाहौर ही थी, लाहौर इसकी राजधानी थी। उसके बाद ये मृत्यु की बात बाद में करेंगे, इसके बनाने की बात बाद में करेंगे। अब इसकी बात करते हैं कि इसकी बख्तियार खिलजी की। ओके, ये बख्तियार खिलजी का चक्कर क्या है, ध्यान से देखिए इसकी पे चलिए। इस बख्तियार खिलजी के बारे में देखते हैं। बख्तियार खिलजी था ना, ये भी गोरी का ही गुलाम था। किसका? बख्तियार खिलजी भी गोरी का ही गुलाम था। किसका गुलाम था? गोरी का ही गुलाम था। और ये गोरी का गुलाम था और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था। क्या था? बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था और गोरी का क्या था? गुलाम था। इस बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय था ना, उसको ध्वस्त कर दिया। क्या कर दिया? इस नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। नालंदा वैसे नाम था विश्वविद्यालय, लेकिन थी एक स्कूल। ओके, तो इस नालंदा विश्वविद्यालय को और नालंदा के साथ साथ इसने विक्रमशिला को भी क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। यानी इस बख्तियार खिलजी ने जो नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय उनको क्या कर दिया? उनको भस्म कर दिया। भाई साहब यहीं आके मिलती है क्या? उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इसको ध्वस्त करने के बाद, इसको ध्वस्त करने के बाद जो है मतलब बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त कर दिया। अब निर्माण कार्य क्या क्या करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने? किसने? कुतुबुद्दीन। बख्तियार खिलजी की बात समझ आ गई कि बख्तियार खिलजी किसका था? गोरी का गुलाम था। इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था और इसने नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया था। बात समझ में आ गई? आगे तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए और फिर चलते अपन अगली बात में। इतिहास के पन्नों को पलटते पलटते उसकी कहानी भी इस मोड़ पर आ पहुंची, ये उसने खुद ने नहीं सोचा था। एलो, अब चलते हैं कुछ अन्य बातों पे। ये एक पेज मैंने ट्राई किया है, देखते हैं इस पे कौन सा अच्छा चलता है। ये लो सब पे चलता है। अब देखिए, अब बात किसी करते हैं? ऐबक की। ऐबक के निर्माण कार्य, निर्माण कार्य, कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्यों की बात करते हैं। इस पे कलर ये नहीं चलेगा, इस पे कलर चलेगा ये वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक के पर निर्माण कार्यों की बात करते हैं। और निर्माण कार्य इसने कौन से निर्माण कार्य करवाए? इसने सबसे पहले बनवाया, क्या बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्यों में सबसे पहला नाम लिखिए। पहला इसने बनाया 2/1/2, 2.5 दिन का। कितने दिन का? 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया। क्या बनाया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा इसने बनवाया। कैसे बनवाया? कहाँ बनवाया? 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया अजमेर में। कहाँ बनवाया 2.5 दिन का झोंपड़ा? अजमेर में बनाया। ओके, ये 2.5 दिन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे 2.5 दिन, एक 2.5 दिन का उर्स लगता है। किसका? 2.5 दिन का उर्स लगता है। उर्स मतलब मेला बोलते हैं ना अपने, मेला, उसमें। और ये किसकी स्मृति में? एक पंजाब शाह की। किसकी स्मृति में? पंजाब शाह की स्मृति में। ओके, पंजाब शाह की स्मृति में क्या लगता है? 2.5 दिन का मेला लगता है। बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं।
नेक्स्ट, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहला क्या बनाया, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया और 2.5 दिन के झोपड़े में 2.5 दिन का उर्स लगता है, 2.5 दिन का उर्स लगता है। और किसकी याद में लगता है, ये पंजाब शाह की याद में लगता है। बात यहाँ तक समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। जो ये 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, ये वास्तव में था क्या, वास्तव में देखो मैं बताता हूँ क्या था। इस पे क्यों चलते, आगे वाले पेज पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। कलर और चेंज करना पड़ेगा सर, ये अच्छा नहीं दिख रहा ना, अच्छा नहीं दिख रहा तो इस पर येलो दिखेगा, बिल्कुल ये दिख जाएगा, इस पर ये दिखेगा, डार्क नहीं दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिख जाएगा। हाँ जी, फिर बात करते हैं अपन किसकी, इस 2.5 दिन के झोपड़े की। देखो 2.5 दिन के झोपड़े से आपको पुराना इतिहास जोड़ता है उसको। एक राजा था बीसल देव चौहान, बीसल देव बोल दो या फिर उसको बोल दो विग्रहराज। एक राजा था विग्रहराज चौहान, जिसको अपन विग्रहराज चतुर्थ, एक मिनट, विग्रहराज चतुर्थ, ध्यान से राजस्थान से जोड़ रहा हूँ। यहाँ इस कुतुबुद्दीन ऐबक की बात चल रही है, लेकिन ये बात उसकी उसी 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में। विग्रहराज चतुर्थ था, इसको अन्य नाम याद है, इसको बीसल देव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जो बीसल देव बांध बना हुआ है ना, वो इसी ने बनाया था, ठीक है। इस बीसल देव जो विग्रहराज चतुर्थ है ना, इसको बीसल देव कहते हैं। इसके काल को चौहानों का स्वर्णिम काल कहते हैं। किसके काल का, चौहानों का स्वर्ण काल कहते हैं। बोर्ड पे सही दिख रहा है क्या, या कोई दिक्कत लग रही है बोर्ड में, सही दिख रहा है, कोई दिक्कत है बताइए। ये लो, अगर दिक्कत है ये लो, हाँ अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया, बिल्कुल। हाँ तो विग्रहराज चतुर्थ, इसको बीसल देव बोलते हैं। इसके काल को चौहानों का स्वर्णिम काल कहते हैं। और चौहानों का स्वर्णिम काल कहते हैं तो इसने क्या बनवाई थी, इसने वहाँ पर एक संस्कृत स्कूल बनवाई थी। क्या बनवाई थी, एक संस्कृत स्कूल बनवाई थी। और इस संस्कृत स्कूल को तुड़वा दिया किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस संस्कृत स्कूल को किसने तुड़वा दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और तुड़वाने के बाद जो बनाना, वो क्या बन गया फिर, वहाँ पर 2.5 दिन तक रहे पंजाब शाह, इसलिए उसे क्या बोल दिया, इसी को बोल दिया 2.5 दिन का झोपड़ा। टूटी हुई इमारत है, कुछ नहीं है, खंडर सा पड़ा है, बस यही बात है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ऐबक का ये 2.5 दिन का झोपड़ा समझ में आ गया तो थम्स अप कर दीजिए। क्या भाई आज तक आपको पता था क्या कि 2.5 दिन का, इसको 2.5 दिन का ही क्यों कहते हैं, और 2.5 दिन का कहते हैं, ये अगर पता था तो क्या ये आपको पता था कि जो 2.5 दिन का कहते हैं, लेकिन क्यों, मतलब क्या, किसने बनाया था, क्या बनाया था, पूरी इसकी इतिहास आपको पता था क्या। अगर पता था तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता था तो और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट आगे इसके और निर्माण कार्य की बात करते हैं। तो इसने किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कहाँ पर, दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर, दिल्ली में। एक मिनट, हाँ जी अब सही है, बिल्कुल अब परफेक्ट हो गया सब कुछ। बीच में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। चलिए अब करते हैं इसको। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात अपन कर ली थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन के झोपड़े की पूरी बात कर ली थी। ये देखिए अपन यहाँ तक बात कर ली थी, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में ये पूरी बातें हो चुकी थी। अब नेक्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने अगली क्या बनाया, अगली इमारत का निर्माण करते हैं अगली कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, उसने दिल्ली में, कहाँ पर, उसी दिल्ली में कुव्वत ए इस्लाम, कहाँ पर, उसी दिल्ली में, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम, कहाँ पर, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। क्या बनवाई, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। थोड़ा स्पीड से चलते हैं, बहुत धीरे धीरे चले पर। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई। उसके अलावा दिल्ली में ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, शुरू किसने करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने शुरू करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए फटाफट आगे चलते हैं। अब कुतुब मीनार के बारे में थोड़ी सी और बातें देख लेते हैं। कुतुब मीनार की, हाँ जी,
कुतुब मीनार है क्या? कुतुब मीनार, अब हेडिंग है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के निर्माण किसने करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 5 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला? 5 मंजिला। इसको देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक जना इसने किसकी याद में बनाया था? इसको बनाया था कुतुबुद्दीन बख्तियार, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। किसकी याद में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसको बनाया था। बात समझ में आ गई? उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब देखिए, कुतुब मीनार के बारे में आपको 3 फैक्ट याद रखने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया? एक नोट लगा लीजिए, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया? शुरू करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको आगे बढ़ाया शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बारे में उसके जो मतलब इस जो उसके निर्माण को आगे बढ़ाया, आगे किसने बढ़ाया? 1 मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ 1 मंजिल बनाई, बाकी की 3 मंजिल किसने बनाई? फिर उसके बाद की 3 मंजिल बनाई इल्तुतमिश ने। किसने बनवाई? इल्तुतमिश ने। और अंतिम 5वीं जो मंजिल थी ना, उस 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ओके, शुरू किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने इसको आगे बढ़ाया और फिरोज शाह तुगलक ने इसको एंड करवाया। टोटल इसकी हाइट कितनी है? टोटल हाइट है इसकी 73 मीटर, 73 मीटर है। और ये थोड़ी सी देखो, मैं बताऊँ, जब ये एक बार भूकंप आया था, क्या था? भूकंप आया था। और भूकंप में क्या हो गई थी? ये ऐसे ऐसे होती है ना अपनी मीनार यूँ खड़ी थी। देखो, यूँ ऊपर छोटा मंजिल है, फिर नीचे बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और फिर बड़ा, ऐसे है। यूँ मतलब यूँ खड़ी है, यूँ ऐसे ऐसे, थोड़ी सी यूँ हो गई, थोड़ी तिरछी है, होनी चाहिए थी यूँ ऐसे होनी चाहिए, लेकिन ऐसे है, थोड़ी सी इतनी तिरछी है थोड़ी सी। ओके, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, ऐसे। ओके, इतनी बातें होगी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब कुतुबुद्दीन के मार देते हैं। क्या करते हैं? कुतुबुद्दीन को सल्टा दो। चलो, कुतुबुद्दीन को सल्टाने के लिए चलते हैं। कहाँ पर चलते हैं? ये तो रिपीट करेंगे तो फटाफट वैसे ही बोल देंगे। अब देखिए, ये रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 में। कब हुई थी मृत्यु? 1210 में हुई थी। और चौगान खेलते समय, क्या खेलते समय? चौगान किसको बोलते पता है? चौगान बोलते हैं पोलो। पोलो कौन सा पोलो? पोलो जानते हो, घोड़ों वाला पोलो। ओके, तो पोलो खेलते समय ये घोड़े से गिर गया और घोड़े से गिरने के कारण क्या हो गई? इसकी डेथ हो गई। यानी चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गया और घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। हम बोलते हैं मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु होती है। ओके, ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक निपट लिए भाई साहब, कुतुबुद्दीन ऐबक निकल लिए। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक निकल लिए, तो आगे कोई ना कोई राजा बनेगा ना, है ना? कोई ना कोई राजा बनेगा। चलिए, उसको राजा बनाते हैं। अब एक छोटी सी आपको एक कहानी बताता हूँ। क्या? कुतुबुद्दीन को रिवाइज करता हूँ 2 मिनट में, फटाफट चलिए मेरे साथ। बोलिए भारत माता की जय। ये इस कहानी पे बाद में आएंगे, गणपति जी के साथ रिवाइज करते हैं। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। किसने खरीदा था इसको? इसको खरीदा था काकी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ काजी। उसने कुरान का इसको उपनाम दिया, गौरी को इसके पास छोड़ दिया। अमीर अखूर बनाया, गौरी ने इसको घुड़साला का प्रधान बनाया। उसके बाद गुलाम मंसूर दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है इसको। उसके बाद नेक्स्ट बात क्या है कि इसके उपनाम क्या क्या है? किसके? इस जो आपका कुतुबुद्दीन है, जो कुरान खां इसको कहते हैं, इसको हातिम कहते हैं, इसको मलिक कहते हैं, अमीर अखूर कहते हैं, इसको लाख बख्श कहते हैं इसको। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली और ना ही इसने अपने नाम के सिक्के चलाए, ये काम इसने नहीं किया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या निर्माण करवाया? सबसे पहले इसने बनवाया कौन सा? 2.5 दिन का झोंपड़ा। क्या बनवाया इसने? 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। ये किसने बनाया? बीसल देव की जो संस्कृत स्कूल थी ना, उसको तोड़वा करके 2.5 दिन का, वहाँ पर 2.5 दिन का उर्स लगता है कि इसका पंजाब के जो पंजाब शाह के जो स्मृति में। ओके, उसके अलावा इसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण इसने शुरू करवाया। कुतुब मीनार का शुरू इसने करवाया, आगे बढ़ाया, मतलब फिर इल्तुतमिश ने बढ़ाया और अंतिम स्वरूप किसने दिया? फिरोज शाह तुगलक ने दिया। टोटल हाइट कितनी है इस कुतुब मीनार की? 73 मीटर्स। ओके, और क्या
उसके बाद एक बीच से अपन बात की थी, जो इसका गोरी का एक और गवर्नर था बख्तियार खिलजी, उसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया, और पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन भाई साहब 1210 में निकल लिए। इतनी बातें समझ आई? बोले गजानन गणपति महाराज की जय। अब चलते हैं आगे। अब इस कहानी को समझते हैं। कहानी के अगले किरदार को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में। चलिए कि कहानी के इस किरदार को जान लीजिए। ध्यान से देखिए, ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, राम नाम सत्य है, सत्य बोला गत है, निकल लिए। एक मिनट, हाँ जी, ये भाई साहब यहाँ से निकल लिए। ओके ठीक है, निकल जाने हम कब कहते हैं उनको कि आप हमारे पास रहो। ये भाई साहब जब यहाँ से निकल लिए, उसके बाद एक राजा बना आराम शाह। जैसा नाम वैसा काम, पूरे दिन करना, आराम ही आराम। आराम शाह राजा बना है। क्या था? इस ऐबक का पुत्र था, लेकिन इस आराम शाह का कोई काम नहीं था, बिल्कुल अयोग्य शासक था। क्या था? अयोग्य शासक था। इस आराम शाह को निपटा दिया किसने? इल्तुतमिश ने। तमराज की लिविस नाम सुना है? इल्तुतमिश ने इसको निपटा दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक का छोटा सोना बेबी कौन था? आराम शाह है। इस आराम शाह का कोई काम नहीं था, खाना पीना, मस्त करना, मस्त रहो, मस्ती में से आग लगे बस्ती में। इल्तुतमिश ने इसको निपटा दिया। इल्तुतमिश कौन था? इसका गुलाम था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुलाम। इतनी बात क्लियर। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? गोरी का। तो यानी इल्तुतमिश क्या हो गया? इल्तुतमिश हो गया गुलाम का गुलाम है। क्या हो गया? इल्तुतमिश हो गया गुलाम का गुलाम। कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो पहले ही गोरी का गुलाम बना हुआ था और इल्तुतमिश इसका गुलाम बन गया। ओके, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बना आराम शाह, आराम शाह के बाद बना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को कहते हैं गुलाम का गुलाम। क्या कहते हैं इसको? गुलाम का गुलाम। और जो ये इल्तुतमिश था ना, इल्तुतमिश, ये इलबरी तुर्क था। कैसा तुर्क था ये? इलबरी तुर्क। अब इलबरी तुर्क क्या होता है? इलबरी तुर्क का मतलब तुर्कों के अलग तुर्क होते हैं ना, तो ये कैसा तुर्क था? इलबरी। जैसे शिया सुन्नी मुसलमान, वैसे ही इलबरी तुर्क होते हैं। ओके, इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है, द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। हकीकत में देखें तो ये इसका दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, बात यहाँ तक समझें आगे। यानी दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। इल्तुतमिश जब राजा बना ना, इससे पहले क्या था? राजा बनने से पहले ये बंदायूं एक जगह है, वहाँ का क्या था? ये गवर्नर था। वहाँ क्या था? गवर्नर था। वो आपने उसकी सुने हैं कुमार विश्वास की कि गवर्नर के यहाँ बंधक मगर सरकार जैसे हैं, है ना? सुनाएंगे एक छोटी सी, एक सुना देंगे कुमार विश्वास की। आप कहो तो सुना देंगे, आप नहीं कहो तो नहीं सुनाएंगे, डिपेंड्स ऑन योर मूड। बताइए। तो इल्तुतमिश क्या था? इल्तुतमिश राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? कहाँ का था? बंदायूं का गवर्नर था। अब पहले ये जो लिखी ना अपने, ये कहानी जान जाते हैं। इस कहानी के बाद अपन फिर इसके बाद कुछ बचेगा तो वो आगे देख लेंगे। इल्तुतमिश 1200, देखो इल्तुतमिश बंदायूं का जो गवर्नर था, कहाँ का गवर्नर था? बंदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश। इसकी राजधानी थी दिल्ली, इसने राजधानी बनाई दिल्ली। ये इलबरी तुर्क था और किसका दामाद था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। 1229 में, कब? 1229 में इसको, किसको? इस कुतुबुद्दीन ऐबक को, हाँ बिल्कुल, अभी सुना देंगे, सुनाते हैं। 1229 में कुतुबुद्दीन ऐबक को बगदाद के खलीफा ने सुल्तान की उपाधि प्रदान कर दी। अब बगदाद के खलीफा क्या रोल है? ये कौन होता है उपाधि देने वाला? तो भाई साहब यही होता है करता धरता, कि जो बगदाद है ना, बगदाद में खलीफा होता है। खलीफा जो मतलब धर्म का प्रधान होता है, धर्म गुरु। हमारे धर्म का गुरु होता है ना, वैसे धर्म गुरु होता है बगदाद में खलीफा। इस खलीफा ने जो बात कह दी ना, बस वो फुल एंड फाइनल है। तो बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को किसकी उपाधि दी? सुल्तान की उपाधि दे दी इल्तुतमिश को। ओके, दे दी। इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि दे दी तो इल्तुतमिश बन गया राजा।
इल्तुतमिश क्या बन गया? राजा। ये देखिए, और इसके जो है ना इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि दी और इसके नाम है खिल्लत बांटी। क्या बांटी? खिल्लत। खिल्लत मतलब जानते हो खिल्लत क्या होती है? खिल्लत बांटी। खिल्लत होती है अपने वस्त्र होते हैं सम्मान सूचक वस्त्र होते हैं खिल्लत। सम्मान सूचक वस्त्र क्या होते हैं? खिल्लत होते हैं। ओके, वो आपने सुना है? उसकी कुतुबुद्दीन ने बना है कुमार विश्वास की कि ताल को ताल की, देखो कि ताल को ताल की झंकृति तो मिले, रूप को भाव की अनुकृति तो मिले, मैं जहाँ असले रोज बैठा रहा। बताइएगा कि मैं जहाँ असले रोज बैठा रहा। कौन बोलो आगे? ते बताओ ये कौन? दोबारा बोलो क्या? चलिए। कि ताल को ताल की झंकृति तो मिले, रूप को भाव की अनुकृति तो मिले, मैं भी सपनों में आने लगूं आपके, कि मैं भी सपनों में आने लगूं आपके, पर मुझे आपकी स्वीकृति तो मिले। चलिए इल्तुतमिश की बात करते हैं। इल्तुतमिश ने क्या होता है? इल्तुतमिश ने उसके बाद एक स्थापित किया, इसने दल चालीसा। ध्यान देना, दल चालीसा का इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश ने शुरू किया, उसको बलबन ने खत्म किया, बस बात खत्म। दल चालीसा मतलब 40 सरदारों का समूह था। क्या था इसमें? इसमें 40 सरदार थे, यानी दल चालीसा क्या होता है? 40 सरदारों का समूह होता है, 40 गुलामों का समूह होता है। सरदार बोल दीजिए या फिर गुलाम, 40 गुलामों का समूह होता है। इसको एक नाम दिया गया, क्या दिया गया? तुर्कान ए चिलहगानी। चहलगानी भी बोलते हैं, कई चिलहगानी बोलते हैं। दैट्स डिपेंड्स ऑन यू, वट एवर यू वॉन्ट टू से। क्या कि इसको बोलते हैं तुर्कान ए चिलहगानी या तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है। दल चालीसा किसने? इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने दल चालीसा शुरू किया। इसमें कितने सदस्य थे? इस दल चालीसा में 40 सदस्य थे, 40 सरदार थे या 40 गुलाम थे। इसको क्या कहते हैं? इसको तुर्कान ए चिलहगानी या तुर्कान ए चहलगानी भी कहा जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि किसको इस कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का, कहाँ का? दिल्ली का वैधानिक सुल्तान माना गया। कैसा सुल्तान है? वैधानिक सुल्तान। क्यों? क्योंकि खलीफा ने इसको उपाधि दे दी तो क्या हो गया? दिल्ली का वैधानिक सुल्तान था। ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का इल्तुतमिश दिल्ली का वैधानिक सुल्तान था। गुलाम का गुलाम इल्बरी तुर्क दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, बंदायूं का गवर्नर दिल्ली, इसने अपनी राजधानी बनाई। दल चालीसा का इसने गठन किया। ओके, बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो अब एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझ लीजिएगा। इतिहास होता है इतिहास, कि अगर इतिहास को याद किया तो इतिहास बन जाओगे, कि अगर इतिहास को याद किया तो इतिहास बन जाओगे, और इतिहास को यदि समझने का प्रयास किया तो इतिहास रच जाओगे। अब दैट्स डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट एवर यू वांट टू डिसाइड। अब बात करते हैं किसकी? इधर है अपना इल्तुतमिश। ध्यान से सुन लीजिएगा। इल्तुतमिश यहाँ पर है मंगोल, और मंगोल में भाई साहब रहते हैं चंगेज़ खान। कौन रहते हैं मंगोल में? मंगोल में रहते हैं चंगेज़ खान। इस चंगेज़ खान ने 1221 में, कब? इस चंगेज़ खान ने 1221 में इस पर किया अटैक। क्या किया? इस पर आक्रमण किया। किस पर? इस पर, सॉरी एक मिनट, इस पर आक्रमण नहीं किया। इस चंगेज़ खान का एक मतलब इस चंगेज़ खान ने एक आदमी को पकड़ा और वहाँ से भाग गया। उस आदमी का नाम क्या था? वो आदमी था जलालुद्दीन मंगबरनी था।
ओके। इस चंगेज़ खान का दुश्मन था जलालुद्दीन मंगबरनी। ये यहाँ से मंगोल से भाग करके और हिंदुस्तान आकर के इसके पास आया। किसके पास? इल्तुतमिश के। कि बोले सर आई वांट टू बैग माय पार्डन। क्या कि मतलब मेरे को शरण चाहिए। अब जो भी है मैं ऐसा ही बोलता हूँ, इंग्लिश मेरे को थोड़ी कम आती है। हाँ जी। तो क्या कि ये यहाँ पर कहाँ पर आया? ये यहाँ पर आया इल्तुतमिश के पास कि इल्तुतमिश भाई साहब मेरे को आपकी शरण चाहिए। इल्तुतमिश ने देखा कि अभी मैंने तो मुश्किल से तो मैंने राजा बना हूँ और मुश्किल से मैंने अपना साम्राज्य स्थापित किया है और साम्राज्य स्थापित अभी हुआ ही नहीं पूरा अच्छे से, और अगर अभी मैंने इसको शरण दे दी तो ये जो पीछे इसका जो कहते हैं ना, इसका पापा जी आ रहा है, ये क्या नाम है इसका, चंगेज़ खां, ये मेरे को नहीं छोड़ेगा। तो इस चंगेज़ खां के डर से इस इल्तुतमिश ने इसको शरण देने से मना कर दिया कि भाई साहब ए जोड़े हाथ शरण कौन दिया। क्यों? तो इसलिए कहते हैं कि इस इल्तुतमिश ने चंगेज़ खां के आक्रमण से दिल्ली को बचा लिया। ये नोट्स लगा लीजिए। एक राजा ऐसा क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से किसने दिल्ली को चंगेज़ खां के आक्रमण से रक्षा की? तो रक्षा किसने की? चंगेज़ खां के आक्रमण से इल्तुतमिश ने रक्षा की। बिल्कुल तिड़गिड़ धा। बात समझ में आ गई? यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो थम्स अप कर दीजिए, फिर चलते हैं अपन आगे। कैसे चलते हैं आगे? जल्दी बोलिए। फिर अपन तराइन का तीसरा युद्ध करेंगे। अब चलेंगे अपन तराइन के तीसरे युद्ध पर। फिर भाई रजिया आएगी, रजिया जल्दी लिख लीजिए। जल्दी कीजिए फटाफट जल्दी, फिर आगे चलते अपन। अब बात करते हैं आगे। अब हेडिंग है तराइन थर्ड। तो अब तराइन थर्ड हेडिंग लगा के फिर आप कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए तराइन फर्स्ट और तराइन सेकंड किस किस के बीच में कब कब हुए, वो दोनों आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तराइन का तीसरा युद्ध की बात करते हैं। तराइन का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में? एक तरफ था इल्तुतमिश, एक तरफ था यालदोज। एक तरफ था आपका इल्तुतमिश, एक तरफ था यालदोज। ओके, इल्तुतमिश और यालदोज कब हुआ? 1215-1216 के बीच में युद्ध हुआ। कब हुआ? 1215-1216 के बीच में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ। इल्तुतमिश जीत गया, यालदोज हार गया, बात खत्म। ये यालदोज कौन था? ये भी गोरी का ही गुलाम था। गोरी के बहुत गुलाम थे। गोरी यूँ ही नहीं रहती है, गोरी हमेशा गुलाम बना के रखती है। ये भी कौन था? ये भी आपका गोरी का गुलाम था। ओके, तो तराइन का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ? तराइन का तीसरा युद्ध हुआ इल्तुतमिश वर्सेस यालदोज 1215 से 1216 के बीच में, और ये भी कौन था? गोरी का गुलाम था। तराइन फर्स्ट हुआ था, बिल्कुल सही, एग्जैक्ट आंसर, राइट, बिल्कुल आंसर सही है। तराइन फर्स्ट किस किस के बीच हुआ था? तराइन फर्स्ट और तराइन सेकंड दोनों ही पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी के बीच में थे। पहले में गोरी हारा, दूसरे में पृथ्वीराज हारे। पहले में पृथ्वीराज जीते, दूसरे में गोरी जीता। ओके, तराइन तीसरा यालदोज और इल्तुतमिश के बीच में कौन जीता? इल्तुतमिश जीत गया। अब हेडिंग है इल्तुतमिश के अन्य काम, या हेडिंग नहीं लगे तो वैसे लिख लीजिए इल्तुतमिश के कुछ काम कि इल्तुतमिश ने क्या क्या काम किए। तो देखिए इल्तुतमिश ने काम ये किए। एक नंबर, इक्ता प्रणाली शुरू। कौन सी प्रणाली? इक्ता प्रणाली शुरू किसने की? इक्ता प्रणाली शुरू की इल्तुतमिश ने। किसने शुरू की? इल्तुतमिश ने। थोड़ा सा ड्रिंक्स ब्रेक हो गया, थोड़ा चाय पी लीजिए। थोड़ा चाय की बात है लगी कि वो कहते हैं ना, एक छोटे से मारवाड़ी में कहा होता है ना कि 1.5 कप चाय को पतीलो पानी को दुनिया ने बैल पड़ गयो ताता पानी को, है ना। तो चाय की तो बात ही अलग होती है कि थोड़े से पानी में कुछ पत्तियाँ गिरी, थोड़े से पानी में कुछ पत्तियाँ गिरी, घुलती गई और रंग सांवला होता गया। थोड़े से पानी में कुछ पत्तियाँ गिरी, घुलती गई और रंग सांवला होता गया। चीनी और दूध जैसे जैसे मिलता रहा। कि थोड़े से पानी में कुछ पत्तियाँ गिरी, घुलती गई और रंग सांवला हो गया। चीनी और दूध जैसे जैसे उसमें मिलते रहे।
चीनी और दूध जैसे जैसे उसमें मिलते रहे, मेरा मन उसको देखकर बावला होता गया, मेरा मन उसको देखकर बावला होकर गया। कुछ कुछ हम ऐसे बोल देते हैं, फिर हम उसको लिखते हैं। उस दिन एक दिन हमने एक शायरी बोली थी, वो पता नहीं कौन सी वीडियो में बोल दी हमने। उसके बाद वो शायरी आज तक हम ढूंढते जा रहे हैं, पता नहीं सारे वीडियो बोले, देख लो, अभी इतना टाइम है नहीं। अगर आपको किसी को पता हो एकदम मैंने बोली और मैंने ऐसा कहा था कि मेरे को लिखना है, तो वो शायरी अगर आपको याद हो तो बता देना कि इस वीडियो में आपने कहा था। ओके, हाँ जी, ये तो आज हम याद रखेंगे, इसको लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं कागज़ पे। चलिए, तो इसने इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली शुरू की। उसके बाद इसने 2 प्रकार के सिक्के चलाए। कितने प्रकार की? 2 प्रकार के सिक्के चलाए। कौन कौन से? एक नंबर तो चांदी का टक्का, चांदी का तो टक्का चलाया। क्या चलाया? चांदी का टक्का। कितने ग्रेन का था? 175 ग्रेन का था। ग्रेन जैसे अपने मापन की इकाई होती है, वैसे उनकी भी मापन की इकाई थी। ओके, और दूसरा चलाया तांबे का जीतल। किसका जीतल? तांबे का जीतल। चांदी का तो टका चलाया और तांबे का जीतल चलाया। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए इसने, शुद्ध अरबी सिक्के। कैसे सिक्के? शुद्ध अरबी सिक्के चलाए इसने। किसने? कुतुबुद्दीन, इसने इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। बात समझ में आ गया। उसके बाद इसको खलीफा ने वो बात कही, खलीफा ने सुल्तान की उपाधि दे दी और इसको मतलब स्वतंत्र राज दे दिया खलीफा ने। इसने एक बात अपन वो पहले लिख चुके हैं, उसको यहाँ लिखवाने की जरूरत नहीं है कि इसने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को उसकी 4 मंजिल पूर्ण करवाई। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को इसने आगे बढ़ाया। कुतुब मीनार शुरू किसने करवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे किसने बढ़ाया? इल्तुतमिश ने। और पूरा किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, एक नहीं 2 लाइन लिखी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी? लिखिए, इल्तुतमिश ने, इसने क्या किया? इसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया। किस, कौन सी मस्जिद का? जामा मस्जिद। कहाँ पर? बंदायूं में। इल्तुतमिश ने जामा मस्जिद बंदायूं का निर्माण करवाया। बंदायूं में जामा मस्जिद है, उसका निर्माण किसने कराया? इल्तुतमिश ने करवाया। ओके, बात यहाँ तक समझ में आ गई। उसके बाद इसने सुल्तानगढ़ी, ध्यान दे लेने बात, नोट लगाई, इंपॉर्टेंट स्टार लगाना इसके। सुल्तानगढ़ी, सुल्तानगढ़ी कहाँ पर पड़ता है? दिल्ली। सुल्तानगढ़ी मकबरा बनवाया। कहाँ पर बनाया? सुल्तानगढ़ी मकबरा बनवाया। किसने? इल्तुतमिश ने। सुल्तानगढ़ी मकबरा कहाँ पर बनवाया? दिल्ली में बनाया। भारत का प्रथम मकबरा था ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। क्या, किसका मकबरा था ये? भारत का पहला मकबरा था। कहाँ का पहला मकबरा था? भारत का पहला मकबरा था। अभी अपनी 45 मिनट की क्लास होगी और आप लोग बिल्कुल दत्तचित्त होकर पढ़ रहे हो, अच्छा लग रहा है कि आराम से कंटिन्यू स्टडी कर रहे हो। भारत का पहला मकबरा था ये। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत हमारे नहीं है। इसलिए अब देखो, भारत का पहला मकबरा बनाया, इसलिए इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह, मकबरों का पितामह कहा जाता है। किसको? इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह कहा जाता है। किसको? इल्तुतमिश को। ओके, मकबरों का पितामह मतलब दादा, मकबरों का दादा। तो मकबरों का पितामह किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। क्यों? क्योंकि इसने भारत में पहला मकबरा बनाया। कौन सा बनाया? सुल्तानगढ़ी मकबरा दिल्ली में बनवाया। बात समझ में आ गई। उसके बाद अब अंतिम इसको समाप्त कर देते हैं, समाप्ति होकर चलते हैं इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की समाप्ति करते हुए हमें बताना पड़ रहा है कि इल्तुतमिश के बारे में अपन बात खत्म करने वाले। उसके बाद इसने ए तारकिन दरवाज़ा, ए तारकिन दरवाज़ा, कौन सा दरवाज़ा? ए तारकिन दरवाज़ा बनाया। कहाँ पर बनवाया? नागौर में बनवाया। नागौर में कौन सा दरवाज़ा बनाया? ए तारकिन का दरवाज़ा इसने नागौर में बनवाया। और 1236 में भाई साहब क्या हो गई? निकल लिए। 1236 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी? इल्तुतमिश की। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। और इल्तुतमिश की मृत्यु होने के बाद इसको कुतुब मीनार के पास दफनाया गया। कुतुब मीनार, कहाँ पर? कुतुब मीनार के पास इसको दफनाया गया और वहाँ पे इसका स्वयं का मकबरा बना हुआ है। किसका मकबरा? इस इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पर बना है? कुतुब मीनार के पास बना हुआ है। कहाँ पर है कुतुब मीनार? दिल्ली में पड़ती है। अगर ऐसा पूछ ले कि इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पे है, तो दिल्ली में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका इल्तुतमिश कंप्लीट। इल्तुतमिश समझ में आ गया।
इल्तुतमिश पढ़ लिया हमने, कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ लिया, दो राजा पढ़ लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक आपको पहले रिवाइज करवा चुका हूँ, अब इल्तुतमिश रिवाइज करवा देता हूँ। ध्यान से देखिए, इसमें समझ लीजिए, इल्तुतमिश आपको समझ आएगा। इल्तुतमिश क्या था? इल्तुतमिश इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, इसने आराम शाह की हत्या कर दी और आराम शाह की हत्या करने दिल्ली का मतलब राजा बन गया। दिल्ली पहले से पहले बंदा का गवर्नर था। इसने दिल्ली कूहना, और हाँ ये एक इम्पोर्टेंट बात और आ गई, इसने दो इमारतों का और निर्माण कराया। कौन कौन सी? दिल्ली ए कूहना और हौज ए सुल्तानी, ये दो इमारतें और बनवाई इसने, दिल्ली ए कूहना और हौज ए सुल्तानी। लेट्स आई विल जूम इट, ये दो इमारतें इसने बनाई। कौन कौन सी? दिल्ली ए कूहना और हौज ए सुल्तानी, इसने इमारतें बनाई। कहाँ पर बनाई? दोनों की दोनों आपकी बनाई दिल्ली में। बात समझ में आ गई है तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए। अब चलते हैं आगे अपन अगले कंसेप्ट पे। ओके, तराइन फर्स्ट हो गया अपना, तराइन सेकंड हो गया, बाकी सब बातें कर ली अपन ने। अब ध्यान से देखिए, इल्तुतमिश की बात अपनी हो गई कंप्लीट। अब राजपाट की बात करते हैं तो फिर बातें तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि बातें ऐसे चलती रहती हैं। तो इस पे ब्लैक पे ऐसे चलता है मार्कर, इसलिए ब्लैक बोर्ड अच्छा लगता है। ब्लैक बोर्ड से आपको स्कूल की याद नहीं आ रही क्या? जब छोटे छोटे बच्चे थे, बिल्कुल नन्हे मुन्ने मासूम से, हालांकि अभी भी छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, स्कूल में हम पढ़ा करते थे। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़की वो मरती थी, सर हमको सुना है ना? हाँ जी, चलिए करते हैं शुरू। उसके बाद बात करते हैं किसके बाद? इसके बाद अपनी अगली बात आती है कि जब कुतुबुद्दीन राजा बन गया, कुतुबुद्दीन के बाद आराम शाह बना, आराम शाह के बाद आपका बन गया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जब मर गया तो इल्तुतमिश ने क्या सोचा कि इल्तुतमिश को लगा कि मेरा एक बेटा है, तो वो बेटा क्या होता है मेरा, ऐसे लग रहा है कि मेरे को मतलब इसका राजपाट के लायक नहीं है, राजपाट के लायक नहीं है। तो इसने पहले ही, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले ही अपनी बेटी रजिया को कहते हैं कि आगे मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगी? मेरा उत्तराधिकारी बनेगी रजिया। रजिया, ध्यान समझिएगा, अब रजिया के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत की एकमात्र महिला शासिका, प्रथम और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्ताना। कई इसको बोलते हैं सुल्तान, कई बोलते हैं सुल्ताना। ओके, देखिए अब रजिया की कहानी बताता हूँ। आपका इल्तुतमिश निकल लिया, इल्तुतमिश का बेटा था कौन? रुकनुद्दीन। कौन था? रुकनुद्दीन। लिख लो नाम, राजा बन गया रुकनुद्दीन। बहन को नहीं बनने दिया, रजिया को नहीं बनने दिया। रजिया ने यहां से पहना काबा और कुलह, काबा एंड कुलह। काबा तो होता था एक लंबी सारी, मतलब एक चोगा टाइप, चोगा पहनते हैं चोगा राजा, वो चोगा। और कुलह क्या थी? कुलह थी टोपी। ये पहन के और पहुंच गई जनता के बीच, पहुंच गई। कहाँ पर पहुंच गई? रजिया। कौन पहुंच गई? रजिया। रजिया यहाँ से पहन करके और कहाँ चली गई? जनता के बीच जा करके बोली कि मुझे नहीं पता, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे पिता ने मुझे राजा बनाया था और ये रुकनुद्दीन राजा बन गया। तो दिल्ली के कुछ अमीर जो थे सरदार, अमीर बोल दो या फिर सरदार बोल दो, दोनों का एक ही मतलब है। अमीर मतलब पैसे से अमीर नहीं, उनकी मतलब सत्ता पलट सकते थे, इतनी उनमें क्षमता थी। ठीक है, तो वो गए कि इसको मतलब इसको तो हटा दिया राजा और इस रजिया को बना दिया। तो रजिया क्या बन गई? इसके बाद कौन बनी राजा? रजिया सुल्तान। कौन बनी? रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान के बारे में, इससे देखो रुकनुद्दीन था, रुकनुद्दीन की माँ थी एक, रुकनुद्दीन की माँ थी शाह तुर्कान। इसका नाम है, जरूर ध्यान रखिएगा, शाह तुर्कान। ये इसकी जगह राज चलाते थे। क्यों? नाम तो राजा कौन बना हुआ था? राजा बना हुआ था रुकनुद्दीन, लेकिन राज करती कौन थी? ये करती थी शाह तुर्कान। ओके, अब आपकी रजिया बन गई सुल्तान, रजिया सुल्तान बन गई। तो रजिया एडिंग लगा लो, रजिया सुल्तान बन गई है ना, हेडिंग लगा दीजिए रजिया सुल्तान। इसका सबसे बड़ा रीज़न इसका यही था कि एक महिला थी और महिला होने के कारण इसको एक अच्छी जो भारत की जो एक शासिका मिल सकती थी वो नहीं मिल पाई हमें। रजिया क्या थी? एकमात्र महिला शासिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकमात्र महिला शासिका। आपने एक नाम सुना है क्या? नाम
नहानगर नाम सुना है? नहीं सुना, चलो कोई दिक्कत। नहानगर मतलब था बाथरूम, जिसको अपन बाथरूम बोलते हैं, स्नानागार बोलते हैं अपन उसके बारे में। कि अरे सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी वर्गीय लुगाई देश पर राज करेगी। हमारे परिवार में एक छोटा सा ही बच्चा है, हमारे मेरे वैसे बुआ जी का लगता है वैसे, तो वो बोलता है बात कई बार कि अरे इंदिरा गांधी वर्गीय लुगाई देश पर राज करगी, यार मार ली छोट की बीननी नानगर में साबुन खा के मर गई। साबुन जानते हो? साबुन, साबुन आती है नहाने वाली। हाँ जी, चलिए। तो एकमात्र महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ओके, अरे सुनो, आपको पता है काबा, काबा बोल दो चाहे कूबा बोल दो, कूबा या काबा। कूबा तो होता कोट या चोगा, कोट या फिर चोगा। और कुलह, कुलह मीन्स टोपी, ये पहनती थी। क्या पहनती? कूबा या काबा या और कुलह पहनती थी। कूबा और कुलह पहनती थी कौन? रजिया। कौन पहनती थी? रजिया सुल्ताना पहनती थी। ओके, इस रजिया के चक्कर थे भाई साहब। अब सोचो, चक्कर तो होंगे ना, अब इतनी बड़ी शासिका है तो, कि तेरी इश्क की रज़ा के नुमाइंदे तो हम बेशक नहीं थे, कि तेरे इश्क की रज़ा के नुमाइंदे तो हम बेशक नहीं थे, फिर भी मंदिर पे तेरे दर्श को आते थे, चाहते तो अपने इश्क का इजहार तुझसे कर देते, पर हम तो तुझे देख कर ही मुस्कुराते थे। ये कुछ हमारे लिखी हुई पंक्तियाँ हैं, अच्छी लगे तो सराहना कर देना, वैसे लगती नहीं अच्छी किसी को। हाँ जी, रजिया सुल्तान, जो हम करते हैं एक एक बात समझाते हैं आपको। पहले बात समझिए, रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा समाप्त कर दी। क्या समाप्त कर दी? रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा समाप्त कर दी। क्या समाप्त की इसने? रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा समाप्त कर दी। काबा और कुल्हा या कूबा या कुल्ह पहनकर आती थी। ये प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी या प्रथम महिला शासिका थी। ओके, बात यहाँ तक क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट ये देखिए कि जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान, इस रजिया सुल्तान के बारे में कहते हैं कि जो तुर्की जो थे ना, इसने, इसके दरबार में एक था। पहले स्टोरी सुनाता हूँ थोड़ी सी, मतलब इसकी लव स्टोरी सुनाता हूँ थोड़ी सी, ध्यान से देखिए इसकी लव स्टोरी। हाँ जी, चलिए समझते हैं रजिया को। रजिया के दरबार में किसका? घोड़ों का प्रधान था, घुड़शाला का प्रधान। घुड़शाला का प्रधान, उसका नाम था जलालुद्दीन याकूत। क्या नाम था? जलालुद्दीन याकूत। घुड़शाला प्रमुख था जलालुद्दीन, जलालुद्दीन याकूत, या है याकूत। इस याकूत के साथ भाई साहब इस रजिया क्या थी? गुत्थम गुत्था थी। मतलब दोनों, कि तूने मेरे को देखा, मैंने इसको देखा, दोनों में आपस में क्या हो गया? सोना बाबू वाला काम हो गया। ये दोनों एक दूसरे के थे, वो बेहिंतहा मोहब्बत क्या करते थे और लोगों को। ये क्या था? जलालुद्दीन ये घोड़ों का प्रधान था, अस्तबल प्रधान था। अब सोचो, घोड़ों वाला मालिक इस मालकिन का दीवाना हो गया, है ना? घोड़े रखने वाला इस मालकिन का दीवाना हो गया। अब ये बात पता चली अमीरों को। अमीरों को जब ये बात, अमीर मतलब वो पैसे वाले अमीर नहीं, मतलब जो सरदार थे उनको पता चली, तो भाई साहब इसने क्या कर दिया? उन्होंने कहा कि हम इसको राजा यहाँ से हटाएंगे। अब इस रजिया ने क्या कर ली? रजिया ने शादी कर ली कि भाई साहब देखो, मेरे से इससे कोई चक्कर नहीं है, मैं शादी कर लेती हूँ किससे? अल्तुनिया। रजिया ने शादी कर ली अल्तुनिया से। किससे शादी कर ली? रजिया ने शादी कर ली अल्तुनिया से। अल्तुनिया से शादी कर ली, लेकिन अमीर अपनी मांग पे अड़े रहे और अमीरों ने इसको वहाँ से हटा दिया। अमीरों ने इसको 1239 या 1240 के आसपास इसको अपनी गद्दी से हटा दिया। ओके, हटा दिया, बात ठीक है। अब रजिया वहाँ से हट गई और उसके बाद एक ऐसा अजीब सा एक शासक था, कौन? बहराम शाह। बहराम शाह को वहाँ पर गद्दी पर बैठा दिया। किसको? बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया, रजिया को हटा दिया। रजिया जब यहाँ से कहाँ जा रही थी? एक अपने मतलब यहाँ से कि जब सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं चली कहाँ चली? प्यार वाली गली। अब ये जा रही थी केथून। कहाँ जा रही थी? केथून। हम दिखाते केथून कहाँ है, ये रहा केथून। रजिया जा रही थी केथून, और केथून में इस पर डाकुओं ने कर दिया हमला। डाकुओं ने क्या, अमीरों ने करवाया था, और इस रजिया क्या करवा दी? रजिया की हत्या करवा दी, और साथ में अल्तुनिया भाई साहब को भी निपटा दिया। यानी रजिया को भी सल्टा दिया, अल्तुनिया को भी सल्टा दिया। 13 अक्टूबर 1240 को रजिया का दी एंड हो गया। ये आपकी रजिया कंप्लीट। अब लिखिए रजिया की असफलता का कारण।
रजिया की असफलता के कारण। अब देखिए, 3 कारण थे इसके, 3 मुख्य कारण थे रजिया की असफलता। कितने कारण थे? 3 कारण थे। ध्यान से समझिएगा, तीनों कारणों को मैं समझाता हूँ। देखो, ये तो अपना अगला कौन सा है, तो महमूद शाह, ये तो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो में। हाँ जी, अब 3 कारण थे, एक एक कारण को समझाता हूँ ध्यान से। देखो, पहला कारण था अमीरों की महत्वाकांक्षा। अमीरों की महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा समझ गए कैसे? कि पहली बात तो एक खुद महिला थी, और महिला के ये सोच रहे थे कि मतलब महिला से उम्मीद रखते थे कि मतलब सिंपैथी दिखाई अपने प्रति, और सिंपैथी दिखाएगी तो मतलब अपने को राजपाट में आगे रखेगी। बट इसने ऐसा नहीं किया, इसने अपने आराम से शासन चलाया। दूसरा इसका सबसे बड़ा रीजन था स्त्री होना। रजिया के पतन का सबसे बड़ा रीजन क्या था? स्त्री होना। और तीसरा, इसने सबसे काम खराब कर दिया, इसने दिल्ली छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया इसने? दिल्ली छोड़ दिया। तो दिल्ली छोड़ने इस पर क्या पड़ा? भारी। दिल्ली किसके लिए छोड़ दिया? दिल्ली छोड़ दिया किसके लिए? जलालुद्दीन याकूत के लिए। तो अमीरों की महत्वाकांक्षा को संतुष्ट नहीं कर पाई, इसलिए इसका स्त्री होना सबसे बड़ा रीज़न था उसके लिए, और जिसने दिल्ली छोड़ना इसका तीसरी गलती थी। और 3 गलती के बाद इंसान क्या होता है? फिर पछताए होता क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ओके, ये बातें अगर आपको समझ में आ गई। अब कुछ अंतिम पंक्तियाँ लिखता हूँ आपके लिए, अच्छी लगी तो तालियां बजा दीजिएगा। जस्टिस सिंबल क्या था? न्याय का जस्टिस सिंबल, जस्टिस सिंबल था रेड कलर। कौन सा कलर? रेड कलर। रेड कलर को रेड में लिखते हैं, क्यों? चलो रेड को रेड में लिख लो, ये लो, हमको मना करते हैं। ये लो, जस्टिस सिंबल था रेड। लाल रंग जस्टिस का सिंबल था। और रजिया फर्स्ट एंड लास्ट विमेन एम्पर ऑफ इंडिया। रजिया भारत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी। अब रजिया के बाद राजा कौन बन गया? रजिया के बाद राजा बन गया बहराम शाह, और बहराम शाह के बाद राजा बन गया नासिरुद्दीन। वो अपन बात करेंगे अगले सेशन में। आज अपन ने 3 इम्पोर्टेंट अच्छे राजा अपन ने पढ़ ली। कौन कौन से पढ़े? एक एक बता, 2 मिनट आपको करता हूँ रिकैपिचुलेट। पहले तो वाइट, अब आपको क्लास की याद रहती है बचपन की। ब्लैक बोर्ड के ऊपर गुरुजी लेके आते थे चौक, ये लो, ये ब्लैक बोर्ड है अपना चौक। सबसे पहले पढ़ा हमने कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अपनी जितनी बातें जाननी थी पूरी बातें अपन ने जान ली। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला राजा बना, अगला इंसान बना, राजा कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक छोटा सा राजा बना था बीच में, क्या नाम था उसका? आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बना आराम शाह। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश जो इसका गुलाम था, यानी कुतुबुद्दीन तो गुलाम वंश के संस्थापक था, और ये क्या था? इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक था। और इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहते हैं। किसका गुलाम? गुलाम का गुलाम कहते हैं। ओके, इल्तुतमिश के बाद फिर अगला राजा कौन ना? इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को निर्धारित किया था, लेकिन राजा कौन बन गया? राजा बन गया था रुकनुद्दीन फिरोज। कौन बन गया था? रुकनुद्दीन। रजिया ने इस रुकनुद्दीन को हराया, और मतलब हटाया यहाँ से, और रजिया राजा बन गई। रजिया राजा बन गई। अमीरों ने रजिया को यहाँ से हटा दिया, और रजिया को हटाकर किसको बना दिया? बहराम शाह को राजा बना दिया। बहराम शाह को राजा बना दिया। बहराम शाह के बाद राजा बनता है नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन के बाद बनेगा बलबन। बलबन आएगा इंपॉर्टेंट, बलबन भाई साहब खतरनाक था। और बलबन अपना अंतिम कंप्लीट होते फिर अपना क्या देगा? खिलजी वंश। तो अगले में अपना खिलजी वंश लगभग आधा कर देंगे। आज अपन ने गुलाम वंश आधा कर दिया। ओके, गौरी पढ़ लिया, गजनी पढ़ लिया, गुलाम पढ़ लिया, अब खिलजी पढ़ लिया अगले सेशन में। ये आपका अप्रोक्सीमेट 1 घंटा का सेशन आपका कंप्लीट हो गया आज का। अब करना क्या है? पहली बात आपको थैंक्स, इतनी देर तक आप बने रहे, सुनते रहे, बर्दाश्त करते रहे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है, वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट ज़रूर करना है, और इससे पहले का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और पास रखिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर देना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम में मिलते रहें। ओके, ये बात हो गई। दूसरी बात, अभी कितनी देर बाद है? अभी क्या टाइम हो गया? अभी लगभग 12 बज गए ना, 12:15 हो गए।
अभी अप्रोक्सीमेट है 4:15 बजे आज आपकी इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी अगर आपको पढ़नी है तो आप ग्रुप में आ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे क्लासेस चलती हैं, इसलिए फिर उस क्लास को डबल जगह करने से कोई मतलब नहीं था, इसलिए उसकी जगह ये शुरू कर दी इंडियन जियोग्राफी क्लास आपकी 4:15 बजे से है, वही घंटा सवा घंटा की क्लास होगी। आज इंट्रोडक्शन से लेकर पूरा बेसिक बताएं क्या है भारतीय जियोग्राफी, क्या होती है, उसके बारे में पूरी बात अपन करेंगे। मिलते इस सेशन में ज़रूर आइएगा। उसके बाद ये आपकी रहेगी, शेड्यूल का जानना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप, अपना ग्रुप है रीड विद दुनिया, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।